स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। माय नेम इज लता रावत और हम पढ़ रहे हैं मेंटल एबिलिटी। सो आज का जो इस लेक्चर का टॉपिक है वो है अर्थमेटिकल रीजनिंग। ठीक है, अब इसमें क्या आते हैं, अर्थमेटिकल से आपको मैथ्स याद आ गई होगी, उसमें भी एक टॉपिक होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। उसी से रिलेटेड यहाँ पर हमारे पास चीज़ें आएंगी, टॉपिक्स, सब टॉपिक्स इसके अंदर आएंगे। धीरे धीरे हम देखेंगे कि किस तरीके से इस टॉपिक में बहुत सारे टॉपिक जो हैं, जो आप नॉर्मल मैथ्स अपनी पढ़ते हो सब्जेक्ट, उसके अंदर के टॉपिक्स हैं, तो आप बहुत ही इजीली इसको कैच कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर सबसे बात करते हैं अर्थमेटिक रीजनिंग होती क्या है। यहाँ पर इट इज़ अ पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद द नंबर सीक्वेंस, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, रेशियो एंड प्रपोर्शंस, परसेंटेज, पावर एंड रूट्स, सेट्स एंड प्रोबेबिलिटी। सो मैथ्स में आपने देखे होंगे सारे टॉपिक, सीक्वेंस, मैथमेटिकल ऑपरेशन, रेशियो, प्रॉफिट, सिंपल इंटरेस्ट वगैरह। बस ये सारे ही जो नंबर से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स होते हैं वो सभी किस में आ जाते हैं, अर्थमेटिक रीजनिंग में आते हैं। क्लियर है? नाउ द एप्लीकेशन ऑफ अर्थमेटिक रीजनिंग इज फाउंड इन आवर डे टू डे लाइफ एक्टिविटी लाइक कैलकुलेटिंग द टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर। सो अब ये अर्थमेटिक रीजनिंग काम कैसे आती है? ठीक है, ये हमारे डे टू डे लाइफ में काम आती है। किस तरीके से? अगर मुझे कैलकुलेट करना है कि मेरा टोटल खर्चा कितना हुआ है, ठीक है, अ परसेंटेज ऑफ मंथली इनकम का परसेंटेज अगर मैं निकालूं कि मेरी इतना इनकम थी और इतना खर्च हो गया तो कितना परसेंट मेरा बचा है, तो इस तरीके से। टू फाइंड द एरिया ऑफ अ लैंड का एरिया फाइंड करने के लिए, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जिनमें हमारे अर्थमेटिक रीजनिंग क्या आती है, यूज में आती है। ओके, so the common arithmetic operations we use in problems are these. so ज़्यादातर जो अर्थमेटिक रीजनिंग में जो ऑपरेटर्स जो यूज में आते हैं वो आते हैं प्लस, माइनस, स्टार, स्लैश एंड इक्वल। ओके, ज़्यादातर यही आते हैं। ओके, आगे देखिए। अब सबसे पहले बात करेंगे HCF एंड LCM ऑफ फ्रैक्शंस। अच्छा, HCF और LCM हमने पढ़ा हुआ है मैथ्स में। क्या होता है? HCF का मतलब होता है मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और LCM का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, ये आपका थर्ड फोर्थ क्लास का टॉपिक है, जो आप बेसिक जो टॉपिक है, लेकिन यहाँ पर बात की गई है HCF एंड LCM ऑफ अ फ्रैक्शन नंबर का। ठीक है, फ्रैक्शन नंबर का HCF और LCM किस तरीके से निकाला जाता है। ठीक है, अगर मैं LCM निकालूं फ्रैक्शंस का तो क्या होगा, LCM ऑफ द न्यूमरेटर और HCF ऑफ द डिनोमिनेटर। नॉर्मल जो परफेक्ट नंबर होते हैं रियल नंबर्स में जो आते हैं, लाइक कोई नेचुरल नंबर ले लो या कोई इंटीजर ले लो, अगर हम उसका HCF और LCM निकाले तो बहुत आराम से हमें निकालना आता है, हम निकाल सकते हैं। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है, डिवीजन मेथड होता है, बहुत सारे मेथड है निकालने के। लेकिन जब बात कर रहे हैं हम फ्रैक्शंस की, तो फ्रैक्शन जब होते हैं हमारे पास लाइक न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में जब वो होते हैं, तो किस तरीके से हम उनमें LCM और HCF निकालेंगे, क्योंकि वो तो फ्रैक्शन की फॉर्म में दो नंबर है, तो किस तरीके से निकलेगा। तो LCM जब निकालेंगे हम फ्रैक्शन का, तो उसके न्यूमरेटर का हम LCM निकालेंगे अपॉन में HCF ऑफ अ डिनोमिनेटर, और अगर हम HCF ऑफ फ्रैक्शन निकालेंगे तो HCF निकालेंगे न्यूमरेटर्स का एंड LCM का डिनोमिनेटर नीचे आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम फ्रैक्शंस का LCM और HCF फाइंड आउट करेंगे। ओके, चलिए आगे देखिए। यहाँ पे बॉड मास रूल आपने स्कूल में पढ़ा हुआ है, बहुत ही बेसिक है। इसमें क्या होता है, B से ब्रैकेट्स, O से ऑर्डर, D से डिवाइड, M से मल्टीप्लाई, ऐड एंड सब्ट्रैक्शन। जब भी कोई इक्वेशन आपको दी जाती है, उसको सॉल्व करने का जो तरीका होता है, जो सीरीज होती है, एक रूल होता है, उसे हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, बॉड मास रूल। दैट मीन्स सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करने होते हैं, देन हमें ऑर्डर सॉल्व करने होते हैं, लाइक ऑफ वाली टर्म्स होती है, लाइक हाफ ऑफ 16 या 2/3 ऑफ 18। ठीक है, और यहाँ पे रूट x या x स्क्वायर ऐसी कोई टर्म्स होती हैं, तो उसको हम सॉल्व करते हैं। उसके बाद हम किस पर ध्यान देते हैं, डिवाइड वाली टर्म्स पे, कि डिवाइड जहाँ जाए पहले फिर उसको सॉल्व किया जाता है। फिर उसके बाद हम मल्टीप्लाई में करते हैं, फिर उसके बाद प्लस एंड माइनस। ओके, सो यहाँ प्लस माइनस आप आगे पीछे कर सकते हो। सो ये बॉड मास रूल है जो आप स्कूल में नॉर्मल पढ़ते हैं। अभी हम यहाँ पास इक्वेशंस आएंगे, हम उसमें ये रूल अप्लाई करेंगे और देखेंगे किस तरीके से सॉल्व होता है। ओके, आगे बात करते हैं परसेंटेज के बारे में। परसेंटेज आपको पता है, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिशत, परसेंटेज। अब यहाँ पे इसको अगर मैं हाफ में डिवाइड कर दूं, परसेंटेज मतलब, सेंटेज मतलब होता है सेंट मतलब यहाँ पर 100। क्या होता है सेंट मतलब? 100 होता है, और पर मतलब ईच एक तरह से। तो यहाँ पर परसेंट का मतलब आपका हो जाएगा 1/100। क्या हो जाएगा? 1/100।
100। सो परसेंट का मतलब होता है पर सेंट, सेंट मतलब 100, हर एक 100। अगर 0% लिखा है दैट मीन्स 0/100, 25% लिखा है दैट मीन्स 25/100। मतलब अगर हम मार्क्स दे रहे हैं, किस में से दे रहे हैं, 100 में से मार्क्स दे रहे हैं। तो जो भी आपके पास नंबर्स आएंगे, अलग अलग कैलकुलेशंस आपके पास होंगी, कोई सिचुएशन अलग होगी, डाटा अलग उसमें होगा। फॉर एग्जांपल 50 मार्क्स का पेपर है, लेकिन हम जब परसेंटेज निकालते हैं तब हमेशा किस में से निकालते हैं, 100 में से। ठीक है, तो यहाँ पर 100 में से 25, तो मतलब दैट मीन्स क्या हो जाएगा, 25%। यहाँ 50% है दैट मीन्स 50/100, 100 मतलब है 100%, मतलब 100/100। ओके, दैट मीन्स इस परसेंट का मतलब, इस परसेंट का मतलब यहाँ पे क्या है, इस परसेंट का मतलब है यहाँ पे 1/100। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, अब परसेंटेज चेंज। अगर परसेंटेज में कोई चेंज आता है दैट मीन्स कोई, जैसे जरूरी नहीं है मार्क्स तो फिक्स रहेंगे, 25 50 में से 25 आए हैं तो 25 ही रहेंगे। लेकिन अगर मैं बोलूँ टेम्परेचर, कि टेम्परेचर आज का और कल का, तो आपको पता है अभी और 1 घंटे बाद तक का भी टेम्परेचर क्या होगा, थोड़ा बहुत तो इसमें वेरिएशन आता ही है। तो यहाँ पर जब चेंज आता है तो परसेंटेज में चेंज किस तरीके से निकाला जाता है वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो परसेंटेज चेंज में क्या आएगा, इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज। दैट मीन्स कोई चीज इंक्रीज हो रही है तो किस परसेंट से हो रही है, ठीक है, और कोई चीज डिक्रीज हो रही है तो किस परसेंट से वो डिक्रीज हो रही है। तो इंक्रीज का हम क्या निकालते हैं, न्यू वैल्यू, जो नई वैल्यू आई है, माइनस जो पहले वाली ओरिजिनल थी, एंड अपॉन जो जो पहले वाली ओरिजिनल जो है वो नीचे आ जाता है। नया जो बना है, नया जो मेरे पास डेटा आया, इंफॉर्मेशन आई है, जो पुरानी वाली डेटा इंफॉर्मेशन है, और नीचे इनिशियल वाली, पहले वाली। तो ऐसे अपॉन में रखेंगे और मल्टीप्लाई विद 100। जैसे ही मल्टीप्लाई विद 100 करेंगे दैट मीन्स वहां पे क्या आ जाएगा, परसेंटेज आ जाएगा। ओके, सिमिलरली डिक्रीज की अगर मैं बात करूंगी, किसी में डिक्रीज हो रहा है तो हम इनिशियल, अब क्यों हम ऐसा इनिशियल आगे रख रहे हैं, यहाँ पीछे रख रहे हैं, इधर इसको आगे रख रहे हैं, इसे पीछे रख रहे हैं, माइनस ही करना है, लेकिन दोनों को चेंज करके क्यों कर रहे हैं। देखिए, जब इंक्रीज हो रहा है दैट मीन्स जो नई वैल्यू आएगी वो हमेशा क्या होगी, ग्रेटर होगी इनिशियल वैल्यू से। ऐसा ही होता है कि जब कोई चीज इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, फॉर एग्जाम्पल एक कोई बॉक्स है वो 25 रुपीज का आ रहा है, लेकिन अब अगले दिन ही वो 30 रुपीज का हो गया, तो 30 रुपीज जो नई वैल्यू है वो ज्यादा है पुरानी वाली वैल्यू से, इसलिए हम ग्रेटर वैल्यू को हमेशा आगे रखते हैं। लेकिन जब कोई चीज डिक्रीज हो रही है दैट मीन्स उसकी जो ओरिजिनल वाली जो वैल्यू है, ऑफकोर्स अगर कोई चीज 50 की आ रही है और बाद में उसे 25 की दे रहे हैं, तो 50 जो है वो 50, इनिशियल वैल्यू क्या होगी इस वाले में, ग्रेटर होगी न्यू वैल्यू से। नई वैल्यू तो डिक्रीज हो गई है, कम हो गई है, तो इसलिए हम हमेशा ग्रेटर वैल्यू को आगे लिखते हैं। ओके, और नीचे हमेशा हमारी इनिशियल वैल्यू ही रहती है, जो ओरिजिनल पहले वैल्यू थी वही हमेशा डिनोमिनेटर में आएगी, एंड इनटू 100। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज परसेंट। ठीक है, आपको अगर किसी भी चीज का अगर इंक्रीज परसेंट और डिक्रीज परसेंट फाइंड करना है, सो दिस इज अ फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द परसेंटेज इन इंक्रीज एंड डिक्रीज। ओके, नाउ इंक्रीज इज न्यू वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। अगर अब इसमें भी हमें इंक्रीज निकालना है, क्योंकि अब यहाँ पर इंक्रीज, यहाँ तो इंक्रीज परसेंटेज है और यहाँ पर इंक्रीज है, कितना इंक्रीज हुआ है। मान लीजिए कोई चीज 30 की है, अब किसकी आ रही है, वो 40 की आ रही है, तो कितना इंक्रीज हुआ है। तो आप क्या करोगे, नई वैल्यू में से पुरानी वैल्यू क्या कर दोगे, माइनस। सिमिलरली डिक्रीज हो रही है तो पुरानी वाली में से नई वैल्यू क्या कर दोगे, माइनस। मतलब दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो आपको उनके बीच का डिफरेंस पता चल जाएगा कि कितना डिक्रीज और कितना इंक्रीज हुआ है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज इनटू डेसिमल। ठीक है, परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट करना किस तरीके से किया जाता है। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, परसेंटेज हमें दी जाएगी और उसे हम क्या करेंगे, डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, डेसिमल मतलब पॉइंट वाले जो नंबर्स होते हैं, जैसे 2.56, 3.854। ठीक है, नाउ अब यहाँ पर मुझे ये देखो, यहाँ पर 28 जो है वो कैसा दिया हुआ है, परसेंटेज में दिया हुआ है, 28% लिखा हुआ है साफ साफ। ठीक है, अब इस परसेंट को, अभी हमने इससे पहले बात की थी, परसेंट को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1/100। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, परसेंट, दैट मीन्स इस परसेंट को मैं 1/100 लिख सकती हूँ। सो मैंने यहाँ पे परसेंट हटाया और नीचे क्या लिख दिया, 100। अब यहाँ पर 2 जीरो हैं, ऑफकोर्स अब यहाँ से आप जीरो रिमूव करोगे तो ऊपर 2 डिजिट्स के आगे क्या लग जाता है, पॉइंट लग जाता है, दैट मीन्स यहाँ पर हो जाएगा 0.28। ठीक है, अब 0.28 का मतलब है यहाँ पर आप जीरो भी लिखोगे तो 0.28, बात एक ही है।
ठीक है, तो हमेशा आगे 0 लिखो ताकि पॉइंट का प्रॉब्लम ना रहे, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि पॉइंट दिखता नहीं है या कुछ होता है, तो हमें हमेशा 0.28 लगाना चाहिए। ओके, सो डिवाइड बाय 100, मूव द डेसिमल 2 places टू द लेफ्ट। क्या बोला है यहाँ पर, वही डिवाइड बाय 100। जैसे इसको डिवाइड बाय 100 क्यों किया हमने, क्योंकि हमने परसेंट हटाकर उसकी वैल्यू क्या रख दी, 1/100 रख दी। एंड देन यहाँ से 2 0 है नीचे, तो उस 0 को रिमूव करके हम क्या कर देंगे, ऊपर वाले न्यूमरेटर में पीछे से राइट साइड से 2 डिजिट छोड़ के क्या लगा देंगे, पॉइंट। ये पॉइंट लगाने का सबसे बेस्ट तरीका है। क्या करना होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे लिखा है 256/1000, अब आप देख रहे हो कि यहाँ पर 3 0 है, तो आप क्या करोगे, नीचे से ये हटा दोगे और ऊपर वाले में 3 डिजिट छोड़ के 6 5 और 2, 6 5 और 2 को छोड़ के आगे क्या लगा दोगे, पॉइंट। ठीक है, ये डेसिमल लगाने का तरीका है। और अगर आपको वापस फ्रैक्शन में लेकर आना है, ये वैल्यू तो अभी फ्रैक्शन में थी, ये वैल्यू तो अभी क्या है, फ्रैक्शन में, इसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन अगर मान लीजिए अगर मुझे यहाँ दे देते हैं 2.56, अब इसको दोबारा से क्या करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। आप दोबारा पॉइंट रिमूव करोगे और पॉइंट के बाद कितनी डेसिमल प्लेस है, 2। सो आपका यहाँ पर इसको जब आप फ्रैक्शन में वापस डालोगे तो ये आ जाएगा 256/100। सिमिलरली इसका उल्टा है, जस्ट वाइस वर्सा है। अगर नीचे 0 है तो उन्हें हटाकर पीछे से काउंट करके आप उतने पॉइंट लगाओ और वापस कन्वर्ट करना है, दोबारा आप उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, सो इस तरीके से हम परसेंटेज को क्या करते हैं, डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। ओके, आगे देखिए, अब बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की। ये भी हम पढ़ चुके हैं। प्रॉफिट मतलब होता है फायदा, लॉस मतलब होता है नुकसान। फायदा तब होता है जब कोई चीज हमें एक्स्ट्रा में मिल रही है, जितना हमने उसमें इन्वेस्ट किया था। फॉर एग्जाम्पल किसी कंपनी में मैंने 50 रुपीज इन्वेस्ट किए, लेकिन रिटर्न में मुझे 150 रुपीज मिले। ठीक है, तो उसमें मुझे फायदा कितना हुआ, 100 रुपीज का। अभी 100 रुपीज कैसे फाइंड किया मैंने अपने जो प्रॉफिट हुआ है उसमें जो मेरे पास आया है, मतलब जो अमाउंट मेरे को वापस मिला है, रिसीव किया है मैंने, और जो इन्वेस्ट किया, उन दोनों का मैंने क्या निकाला, डिफरेंस निकाला। दैट मीन्स 150 मुझे मिले थे और 50 रुपीज मैंने इन्वेस्ट किए थे, तो 150 में से मैंने 50 माइनस किया। दैट मीन्स मेरे पास 100 रुपीज का क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। ठीक है, ऐसी प्रॉफिट मतलब फायदा, किसी चीज का फायदा होना, और लॉस मतलब नुकसान होना। ओके, so the buying price of any item is known as its cost price। ठीक है, किसी भी आइटम की जो प्राइस होती है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बॉक्स है उसकी कीमत अगर 25 रुपीज है, तो वो 25 रुपीज उसमें कॉस्ट दी जाती है, उसकी जो प्राइस दी जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। किसी भी इस वस्तु को, किसी भी चीज को खरीदते हैं, जिस वैल्यू से हम खरीदते हैं, तो वो जो बाइंग प्राइस होती है, जो हमारी बाइंग प्राइस होती है, वही क्या कहलाती है, हमारी कॉस्ट प्राइस, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, CP। इट इज रिटन इन शॉर्ट एज CP। ठीक है, कॉस्ट प्राइस। द प्राइस एट विच यू सेल, जिसमें आप बेचते हो। कोई अगर सामान है, मैंने उसको 25 रुपीज में बेच दिया, तो 25 रुपीज क्या हो जाएगी, सेलिंग प्राइस, मतलब बेचने वाली प्राइस। सो उसे हम बोलेंगे सेलिंग प्राइस, और उसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है SP। ओके, सो कॉस्ट प्राइस जितने में खरीदी गई है वो कॉस्ट प्राइस होती है, जितने में बेची गई है वो कौन सी होती है, सेलिंग प्राइस। क्लियर है, आगे देखिए, व्हाट वुड यू से इट बेटर टू यू सेल द आइटम एट अ लोअर प्राइस, सेम प्राइस और हायर price than your buying price. You can decide whether the sale was profitable or not depending on the CP and SP। चलिए, अब यहाँ पर बात करते हैं हम लॉस और प्रॉफिट की। ये तो हो गई आपकी सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस, जितने में खरीदा गया और जितने में बेचा गया। अगर ऐसा कंडीशन आ जाती है कि जो हमारी कॉस्ट प्राइस है वो सेलिंग प्राइस से कम है, दैट मीन्स कोई मैंने एक चीज 5 रुपीज में खरीदी लेकिन 25 रुपीज में बेची है, दैट मीन्स मेरी कॉस्ट प्राइस तो कम हो गई 5 और सेलिंग प्राइस क्या हो गई, ज्यादा। तो जब भी ऐसा होगा कि सेलिंग प्राइस ज्यादा होती है, SP जब भी ज्यादा होगी, तो मुझे क्या हो जाएगा, उसमें प्रॉफिट हो जाएगा। और अगर इक्वल होती है, मतलब दोनों ही बराबर हैं, कॉस्ट प्राइस जितने से 5 रुपए में मैंने खरीदा था और 5 रुपए में ही मैंने बेच दिया, दोनों प्राइस इक्वल है, तो वहां पे ना ही प्रॉफिट होगा और ना ही लॉस आएगा। ओके, आगे देखिए, इफ CP इज ग्रेटर देन SP, और अगर मेरी कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो जाती है, दैट मीन्स मैंने कोई चीज 50 रुपीज की खरीदी और 20 रुपीज में बेची, तो मेरे पास 30 रुपीज का क्या हो गया, नुकसान, क्योंकि मैंने तो 50 रुपीज इन्वेस्ट किए थे, लेकिन रिटर्न में मुझे कितना मिला, कितने में बेचा मैंने, 20 रुपीज में बेचा, तो मेरे पास तो 30 रुपीज मेरे एक्स्ट्रा चले गए। सो यहाँ पर जब भी कॉस्ट प्राइस ज्यादा होती है सेलिंग प्राइस से, तो हमें हमेशा क्या होता है,
लॉस होता है। क्लियर है सबको बिल्कुल? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रॉफिट लॉस के बाद यहां पर हम बात करेंगे इफ द सेलिंग प्राइस इज लेस देन द कॉस्ट प्राइस देयर इज अ लॉस। वही जो कहा गया है कि अगर सेलिंग प्राइस जो होती है वो अगर कम है, कॉस्ट प्राइस मतलब ज्यादा है, ये कम है, तो हमें होता है लॉस। ठीक है, और लॉस अब क्या होगा? लॉस होगा इसका मतलब। ठीक है, जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी कॉस्ट प्राइस ज्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है तो हमें लॉस होगा। तो लॉस की जो डेफिनेशन है, अगर लॉस की इक्वेशन, लॉस मुझे फाइंड करना है तो किस तरीके से फाइंड करूंगी? जो सीपी है जो ज्यादा है उसमें से एसपी क्या कर दूंगी? माइनस। कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस क्या कर देंगे हम? माइनस। अब कॉस्ट प्राइस आगे क्यों है? क्योंकि वो लॉस तभी होता है जब कॉस्ट प्राइस ज्यादा होती है। मतलब मैंने कोई चीज 50 में खरीदी है और 20 में बेची है तो मेरी कॉस्ट प्राइस ज्यादा है 50 और सेलिंग प्राइस जो है वो 20 कम है, तो हमेशा 50 में से 20 माइनस करेंगे, मेरा लॉस आ जाएगा 30 का। ठीक है, तो लॉस अमाउंट फाइंड करने का तरीका क्या है? ये इक्वेशन है, लॉस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ओके, एंड इफ द सेलिंग प्राइस इज मोर, और अगर एसपी जो है वो ज्यादा है किससे? सीपी से, तो मुझे क्या होगा? प्रॉफिट होगा। मैंने 50 रुपीज इन्वेस्ट किए लेकिन मुझे मिला कितने? 150 रुपीज वापस मिले, तो अब मेरे पास फायदा हो गया। 150 रुपीज ज्यादा आए, मतलब मेरे पास 50 रुपए दिए थे और 150 मुझे वापस मिल गए, तो 100 रुपए ज्यादा मिले मुझे एक्स्ट्रा। तो यहाँ पर जब भी हम प्रॉफिट निकालेंगे तो हम सेलिंग प्राइस, क्योंकि सेलिंग प्राइस ज्यादा है, उसमें से कॉस्ट प्राइस माइनस करेंगे और मुझे मेरा प्रॉफिट यहाँ पर मिल जाएगा कि कितना मुझे प्रॉफिट हुआ है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 150 रुपीज वापस मिले थे। 150 में से मैंने कितना इन्वेस्ट किया था? मेरी कॉस्ट प्राइस कितनी थी? 50। 150 में से 50 माइनस करोगे आपके पास आ जाएगा 100। ओके, क्लियर है? तो ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं, ये आपके हर क्वेश्चन में ये फॉर्मूला आपका यूज होगा। ओके, चलिए नाउ यूजिंग गिवन इंफॉर्मेशन टू फ्रेम एंड सॉल्व वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन परसेंट प्रॉफिट और लॉस। अब बात यहाँ पे करते हैं प्रॉफिट और लॉस। तो हमने फाइंड कर लिया कि लॉस तो हम ऐसे फाइंड करेंगे, लॉस तो तब होगा जब मेरी सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस जो होगी वो सेलिंग प्राइस से ज्यादा होगी, तो माइनस हो गया। और प्रॉफिट मुझे तब होगा जब सेलिंग प्राइस ज्यादा होगी और माइनस कर देंगे कॉस्ट प्राइस को। तो ये तो मेरे को लॉस और प्रॉफिट, मतलब एक्चुअली जो अमाउंट की वैल्यू है वो ये इस इक्वेशन से फाइंड होती है। इन दो फॉर्मूला से मुझे एग्जैक्ट जो वैल्यू है मेरी लॉस, कितना लॉस हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है, तो उसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू है अमाउंट में, रुपीज में, वो मुझे इस फॉर्मूले से फाउंड होगा। लेकिन अगर बात की जाए परसेंटेज की कि कितना परसेंट मुझे लॉस हुआ है, कितना परसेंट मुझे मिला है, प्रॉफिट हुआ है, तो वो कैसे फाइंड करते हैं? तो यहाँ पर उसे हम गेन परसेंट और लॉस परसेंट कहते हैं। आप चाहो तो इसे प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट भी कह सकते हैं। गेन और प्रॉफिट मतलब सिमिलर, सेम ही है। ठीक है, चलिए अब किस तरीके से फाइंड करेंगे? देखिए, लॉस और गेन इज ऑलवेज रिकॉर्ड ऑन सीपी। अब यहां पर क्या बोला गया है? देखो, इस लाइन में बोला है कि जब भी लॉस होगा या फिर अगर प्रॉफिट होगा तो हम हमेशा किससे कंपेयर करेंगे? हमेशा कॉस्ट प्राइस से ही कंपेयर करके देखेंगे कि मैंने कितना इन्वेस्ट किया था, मैंने कितने में खरीदा था और अब उससे मुझे कम अमाउंट मिला है या ज्यादा अमाउंट मिला है। तो हमेशा जब भी लॉस या गेन हम बात करेंगे तो वो किससे कंपेयर करेंगे? किसको रेफरेंस में रख के करेंगे? कॉस्ट प्राइस को, जितना हमने इन्वेस्ट किया है या जितने हमने, जिस अमाउंट में हमने उसे खरीदा है। ओके, चलिए अब बात करते हैं परसेंटेज की। तो जब भी गेन परसेंट निकालना है तो हम क्या निकालते हैं? गेन, जो भी मुझे प्रॉफिट हुआ है, गेन मतलब ये प्रॉफिट। ठीक है, जो प्रॉफिट हुआ है उसमें हम क्या कर देंगे? 100 यहाँ पर प्लस कर देंगे। ठीक है, सॉरी मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई गेन, और नीचे क्या आ जाएगा? सीपी। इस फॉर्मूले को अगर मैं थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊं तो यहाँ पर आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा आपका गेन, या आप इसे प्रॉफिट भी बोल सकते हो, अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। ये 100 मल्टीप्लाई करते ही ये चीज क्या बन जाएगी? प्रॉफिट में बन जाएगी, मतलब परसेंटेज में बन जाएगी। सो ये प्रॉफिट परसेंट मेरा आ गया यहाँ पे, जिसे हम बोल सकते हैं गेन परसेंटेज। ओके, ऐसी अगर मैं लॉस परसेंटेज का बोलूंगी तो जितना लॉस हुआ है, कितना लॉस हुआ है और कितने में से हुआ है? कॉस्ट प्राइस नीचे, यही बोला है। रेफरेंस में हमेशा हम क्या लेंगे? कॉस्ट प्राइस लेंगे अपॉन में, और जैसे मैं 100 से यहाँ मल्टीप्लाई करती हूँ ये वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगी? परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगी। क्लियर है? तो ये इस तरीके से हम गेन परसेंट मतलब प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट फाइंड कर सकते हैं। लेकिन इनको फाइंड करने के लिए मुझे गेन, लॉस और सीपी तीनों ये चीजें पता होनी जरूरी है। ठीक है,
अभी इनके क्वेश्चन जब हम करेंगे तब ये फॉर्मूला हम वहां पर यूज में लेंगे। चलिए अब बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट। अब लॉस प्रॉफिट टॉपिक आपका खत्म, अब बात करेंगे हम इंटरेस्ट के बारे में, जिसमें सबसे पहला इंटरेस्ट आ रहा है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? आपने देखा होगा जब कहीं से आप बैंक से लोन लेते हो या किसी से उधार लेते हो तो उस पर क्या लगता है? ब्याज लगता है। उस ब्याज को ही क्या कहा जाता है? इंटरेस्ट कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने 5 दिन के लिए किसी से 50,000 रुपये उधार लिए हैं, ठीक है, किसी मैं बैंक में गई और मैंने वहां से उधार ले लिए 50,000, तो वो क्या लगाते हैं? उस अमाउंट पर इंटरेस्ट लगाते हैं। इससे क्या होता है? अब देखो बैंक, कोई भी बैंक हो वो क्यों आपको पैसे देगा? कोई भी आपको देगा उधार तो क्यों देगा? वो अपना फायदा भी तो देखेगा। इसलिए वो क्या करते हैं? उस अमाउंट पर परसेंटेज वो क्या लगा देते हैं? ब्याज लगा देते हैं एक पर्टिकुलर परसेंट पे, कि इस मतलब 50,000 है तो एक दिन में इसका कितना, मान लीजिए 2% आपको एक्स्ट्रा पे करना होगा, तो उस पर वो ब्याज लग देते हैं। तभी उनके पास जब हम रिटर्न करेंगे तो हमें वो अमाउंट तो रिटर्न करना ही होगा, साथ ही साथ उस इंटरेस्ट को जो उस पर ब्याज लगा है वो भी रिटर्न करना होता है। इस तरीके से बैंक वगैरह जो भी उधार देते हैं उनका फायदा होता है। ओके, सो इसीलिए उधार हमें मिल जाता है, वरना कोई लोन क्यों देगा? ठीक है, चलिए अब यहां पर हम बात करेंगे इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट फाइंड कैसे किया जाता है? ठीक है, अब ये जो आई इंटरेस्ट को किससे बताएंगे हम? इंटरेस्ट को हम किससे डिनोट करते हैं? आई से। ठीक है, यहां पर आप फॉर्मूला देख रहे हो सामने। इंटरेस्ट क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ठीक है, अब कैसे? देखो प्रिंसिपल तो होता है वो अमाउंट, वो जो पैसे हम लगा रहे हैं, मतलब जितने पैसे हमने उधार लिए हैं या किसी को उधार में दिए हैं, तो ये तो इसको हम बोलते हैं पी से डिनोट करते हैं। ओके, रेट होता है किस रेट से मैंने वो ब्याज लिया है या दिया है। रेट मतलब जैसे कि उस अमाउंट में मैंने 5% का लगाया है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला है कि एक दिन में आपको इतने रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, तो एक रेट होती है फिक्स, ठीक है, उस अकॉर्डिंग होता है, इसको आर से बोलते हैं। और कितने टाइम के लिए मैंने दिया है वो उधार, कितने वक्त बाद आपको वो लौटाना है, कितने टाइम के लिए वो उधार दिया गया है, वो यहाँ पे टी। ओके, नाउ अब यहाँ पे 100 अपॉन में क्या आ जाता है? यहाँ पर 100। अब ये 100 अपॉन में क्यों आया? क्योंकि जो रेट हमें दी जाती है वो परसेंटेज में दी जाती है। किस में दी जाती है? परसेंटेज में। तो उस परसेंटेज को हटा के हम नीचे क्या लगा देते हैं? 100। हमने यही देखा था, अगर मुझे 5% दिया गया है रेट, ठीक है, रेट मुझे 5% दिया गया है, तो मैं क्या लिखूंगी? 5 अपॉन 100। क्लियर है? तो ये 100 अपॉन नीचे में रेट के साथ आता है। क्लियर? चलिए, सो अब यहां पर बात की जा रही है कि ये जो टर्म लिखी हुई है प्रिंसिपल, रेट, टाइम, 100, तो आप यहां देखोगे आई से तो हमारा इंटरेस्ट होता है, पी से प्रिंसिपल होता है, रेट आर से होता है और टाइम टी से डिनोट किया जाता है। नाउ पी प्लस आई इक्वल्स टू 1, ये फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा। अब जब मैंने किसी से अमाउंट लिया है, पैसे लिए हैं, ठीक है, अब उस पर मैंने इंटरेस्ट लगा किसी चीज का, अब मैंने इंटरेस्ट दिया, पे करा। अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल 5 दिन, ये मेरा टाइम हो गया 5 डेज, मैंने किसी से 50,000 उधार लिए हैं, लेकिन मान लीजिए बैंक से लोन लिया है मैंने 50,000, और कितने परसेंट का? 2% ब्याज मुझे देना है, इंटरेस्ट मेरा 2% है, और टाइम मुझे दे दिया है 5 डेज। ठीक है, क्लियर है? नाउ अब आप ये देखिए, जब मैं उसे रिटर्न करूंगी, जब 5 दिन बाद, आफ्टर 5 डेज जो मैं रिटर्न करूंगी, जो अमाउंट, उस अमाउंट को, जो रिटर्न हम लास्ट में करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? हम अमाउंट कहते हैं। ठीक है, अब इस अमाउंट को जब मैं रिटर्न करूंगी तो एक तो प्रिंसिपल होगा, क्योंकि जो पैसे मैंने लिए हैं वो तो मुझे देने ही पड़ेंगे। अगर मैंने 50,000 लिए हैं, दैट मीन्स मुझे रिटर्न भी क्या करना पड़ेगा? 50,000। सो ये पी तो आएगा ही आएगा, प्रिंसिपल, जो मैंने पैसे लिए हैं वो तो देने ही है। साथ ही साथ जो इंटरेस्ट उस पैसों पे लगा है, जो ब्याज उस पैसों पे बना है, वो भी हमें साथ में रिटर्न करना होता है उतने ही दिनों का, तो प्लस आई। तो जो फाइनल अमाउंट हमें रिटर्न करना होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल, जो अमाउंट हमने लिया था उधार में, और साथ ही साथ उस प्रिंसिपल पे जो इंटरेस्ट लगा था उसके साथ हमें उसे साथ में पे करना होता है। ओके, सो यहाँ पर आपका ये फॉर्मूला बन जाता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। आपका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को ऐड करोगे तो आपको ये अमाउंट, मतलब टोटल अमाउंट जो आपको रिटर्न करना है, वो आपका यहाँ पर बन जाता है। क्लियर है? ठीक है, तो ये तो इंटरेस्ट फाइंड करने का फॉर्मूला है और ये अमाउंट फाइंड करने का फॉर्मूला है। आपको ये दोनों ही बहुत ही ढंग से, तरीके से इसको याद रखना है। ठीक है, चलिए
अब बात करेंगे हम मीन और एवरेज। सिंपल इंटरेस्ट गया, इंटरेस्ट की हमने बात करी। अब बात करेंगे मीन एंड एवरेज। मीन क्या होता है और एवरेज क्या होता है, ठीक है। एवरेज इज द एक्चुअल, अच्छा मीन और एवरेज दोनों का मतलब एक ही होता है, मीन और एवरेज का मतलब एक ही होता है। सो एवरेज इज इक्वल एक्चुअल सिंगल नंबर दैट इज लाइज बिटवीन द स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई मेरे पास सीरीज दी गई है कि हर क्लास में इतने 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 बच्चे आए हैं, ठीक है, अब मुझे उसका एवरेज निकालना है कि टोटल एक्चुअल में कितने, मतलब एवरेज अगर मैं निकालूं कितने बच्चे आए हैं, तो मैं क्या निकालूंगी, जो सबसे स्मॉलेस्ट होता है नंबर और जो सबसे ग्रेटेस्ट होता है उनके बीच में ही लाई करता है एक सिंगल नंबर जिसे हम क्या बोलते हैं, एवरेज। तो एवरेज हमेशा ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट जो भी आपको डेटा इंफॉर्मेशन दी जाएगी जिसके भी बारे में, तो उसमें सबसे छोटा और सबसे बड़ा, इन दोनों के बीच में जो नंबर, कोई एक नंबर एक ऐसा होता है जो क्या बताता है, एवरेज बताता है, ठीक है। जैसे एवरेज स्टूडेंट हम बताते हैं, जैसे एक क्लास में किसी के 100 में से 90 मार्क्स आए, 100 मार्क्स आए या 80 मार्क्स आए, और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनके 10, 20 या 25, 30 ऐसे भी आए होंगे। लेकिन अगर बाहर रिजल्ट जाता है, मान लीजिए प्रिंसिपल ने रिजल्ट मंगाया उस क्लास का, तो टीचर हर एक का तो बताएंगी नहीं, क्या बताएंगी, उस पूरे क्लास का एवरेज निकाल के बताएंगी कि एवरेज मतलब सभी बच्चों को वो क्या कर लेता है, कवर कर लेता है। दैट मीन्स अगर सबसे कम मार्क्स 10 आए हैं और सबसे ज़्यादा मार्क्स 95 आए हैं, तो इसका एवरेज निकाल कर हम क्या देते हैं, इन दोनों का जो स्मॉलेस्ट और जो ग्रेटेस्ट होता है इन दोनों का एवरेज निकाल कर फिर हम फाइनल मार्क्स वहां बताते हैं। ओके, सो अब एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल सम ऑफ ऑल नंबर्स, सारे ही नंबर्स जितने भी बच्चों के, वही एग्जांपल मैं ले रही हूँ, सभी बच्चों के जो मार्क्स हैं उनको हम ऐड कर लेंगे और नंबर ऑफ आइटम्स इन द सेट, और वो बच्चे कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी हम नीचे यहाँ पर लिख देंगे। तो इस तरीके से आपका क्या निकलता है, एवरेज फाइंड होता है। फॉर एग्जाम्पल कि एक 5 में 5 स्टूडेंट का लेती हूँ, एक के 2 मार्क्स, 10 मार्क्स का पेपर था, 2 मार्क्स आए, एक के 5 आए, एक के 7 आए, एक के 10 आए और एक के 8 आए। 5 स्टूडेंट थे, इनके इतने आए हैं, कितने में से, 10 में से आए हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 5, नीचे नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं यहाँ पर 5, और इनका सम कितना है, आप यहाँ पे कैलकुलेट करोगे 10, यहाँ से भी आ जाएगा 10, यहाँ से भी 10, 11, 31, कुछ इस तरीके से आएगा। तो ये जो नंबर निकलेगा ये क्या निकलेगा, एवरेज निकलेगा। दैट मीन्स 5 6 30 पॉइंट 1 बचा, 5 2 10, दैट इज उस पूरी क्लास का 10 में से कितने मार्क्स आए हैं, 6.2, जो सबसे छोटे से लेकर सबसे बड़े वाले के बीच में रहेगा, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, एवरेज कहेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए, हाउ टू कैलकुलेट एवरेज। अब एवरेज को कैलकुलेट किस तरीके से किया जाता है, वी कैन इजीली कैलकुलेट द एवरेज फॉर अ गिवन सेट ऑफ वैल्यूज, वी जस्ट हैव टू ऐड ऑल द वैल्यूज एंड डिवाइड द आउटकम बाय द नंबर ऑफ गिवन वैल्यूज। क्या किया जाता है, हमें ऐड करना है सारी वैल्यू को, सबसे तो ऑल द वैल्यूज क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, ठीक है, और फिर उसे हम डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ गिवन वैल्यूज, वो वैल्यूज कितने दी हुई हैं। अभी जैसे मैंने ये पहले बताया कि मार्क्स भी दे दिए बच्चों के, लेकिन कितने बच्चों के मार्क्स हैं, 5 बच्चों के मार्क्स है, तो नीचे आ जाएगा अपॉन में, मतलब डिवाइड बाय नंबर ऑफ गिवन वैल्यूज होता है। ओके, सो एवरेज कैन बी कैलकुलेटिंग यूजिंग द सिंपल स्टेप। तो एक कुछ स्टेप यहाँ बताए गए हैं फाइंड करने के। पहला है सम ऑफ नंबर्स, जो भी नंबर्स दिए हुए हैं उनका सम आप निकालो। द फर्स्ट स्टेप इज फाइंडिंग द एवरेज नंबर इज द फाइंड द सम ऑफ द गिवन नंबर्स। पहले आपको क्या करना है, नंबर्स का जो गिवन नंबर्स हैं आपके पास उनको ऐड कर देना, उनका सम निकालना है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और ऐसे कितने नंबर दिए हुए हैं पहले तो, ठीक है, जो नंबर दिए हैं वो कितने हैं, तो वी हैव टू काउंट हाउ मेनी नंबर्स आर गिवन इन डेट शीट डाटा सेट। तो इसमें क्या है कि कितने नंबर्स दिए हुए हैं और कौन कौन से दिए हुए हैं, जो जो दिए हुए हैं उनको तो ऐड कर दो और कितने दिए हुए हैं वो यहाँ लिख दो। देन एवरेज कैलकुलेशन क्या होता है, द फाइनल स्टेप इज कैलकुलेटिंग द एवरेज, डिवाइड द सम ऑफ द नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन। दैट मीन्स स्टेप 1 अपॉन स्टेप 2, यह आपका निकल जाएगा एवरेज। क्लियर है, सम ऑफ द गिवन डाटा या सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये फॉर्मूला होता है क्या फाइंड करने का, एवरेज फाइंड करने का। क्लियर है, चलिए सो आपका ये जो चैप्टर है, ये टॉपिक जो है वो अभी यहाँ पे एंड नहीं हुआ है, लेकिन ये लेक्चर जरूर एंड हो चुका है। सो इस टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।